हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज से हम लोग क्लास 12th के फिज़िक्स को शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल एक नए तरीके से, एक नए कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग फिज़िक्स को लेकर चलेंगे और उम्मीद है कि हम बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से आपको क्लास 12th का फिज़िक्स पढ़ा सकें और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाए और आगे का भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पहले इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लें। जैसा कि आपको पता है कि एक वीडियो में मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया था। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम फिज़िक्स को जो है यहाँ पर लिख देते हैं। 12th के फिज़िक्स को जो है हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12th फिज़िक्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट जो होगा ना, जिसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज के बारे में ये आपको लेसन 1 to 8 तक कवर करेगा, ठीक है। और अगला जो होगा वो लेसन 8 to नेक्स्ट, ठीक है। मतलब सीधे सीधे कहिए ऑल, मतलब हम सीधे सीधे फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो रुका हुआ हो या गतिमान हो, कुछ भी हो, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट की ओर हम आप लोग को लेकर चलेंगे फिजिक्स को, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। फिर जो है इसके बाद हमें फिजिक्स में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले जो है हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको आप हिंदी में कह सकते हो स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इसको क्या कह सकते हो? स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। अब सवाल है, ठीक है, कि स्थिर वैद्युतिकी में क्या है, ठीक है। तो कहेंगे व्हेन द चार्ज ऑन रेस्ट, ठीक है। जब चार्ज रुका हुआ हो तो उसके अध्ययन को, उसके अंतर्गत जो अध्ययन करेंगे हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देना चाहें, ठीक है, तो कहेंगे कि भौतिकी की वह शाखा, अब बिल्कुल अच्छे से समझो, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिकी की, स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे। यानी इसके अंतर्गत चार्ज जो होगा वो पूर्ण रूप से क्या होगा? रेस्ट होगा, ठीक है। चार्ज ऑन रेस्ट, रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे। अब एक सवाल है, ठीक है, सभी के मन में चल रहा होगा, सर व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? उत्पत्ति कैसे हुई? कहाँ से क्या हुआ? पहले आप हमें इसके बारे में पढ़ाइए। तो चलिए, तो अब हम एक टॉपिक बनाएंगे चार्ज, ठीक है। चार्ज, ब्रैकेट में आप इसको लिखिएगा आवेश, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल। फिर स्टार्टिंग से चलते हैं। क्लास 12th के फिजिक्स को हमने दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ना है और ये कितने लेसन को कवर करेगा? 8 लेसन को कवर करेगा। और आगे जो है फिर मॉडर्न फिजिक्स वगैरह आ जाएगा या जो भी ऑप्टिक्स वगैरह आ जाए तो खैर वो उधर हम कर देंगे उसको, ठीक है। मतलब लेसन 1 to 8 जो है हम बिल्कुल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी पढ़ना है। ये एक यूनिट है, ठीक है, ये एक यूनिट है जिसमें हम दो लेसन कवर करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो लेसन हैं मूल रूप से, और जो पहला हमें पढ़ना है चार्ज पढ़ना है, आवेश के बारे में पढ़ना है। तो पहले आप लोग हेडिंग बनाइए, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ाते हैं, ठीक है। सही से सब कुछ काम कर रहा है या नहीं? बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक आप लोग का? तो ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में कि सर चार्ज क्या है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, नहीं, ये चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अपन हेडिंग बना लेंगे चार्ज, ओके। तो यहाँ पे हमने हेडिंग बना लिया क्या स्टूडेंट? चार्ज। इसको आप हिंदी में लिख दो आवेश,
तो अगर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लें कि चार्ज है क्या, किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, तो देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। ठीक है, थेल्स ऑफ मिलेटस ये एक वैज्ञानिक है। ठीक है, थेल्स ऑफ मिलेटस ये एक वैज्ञानिक है जिनके द्वारा सर्वप्रथम चार्ज यानी आवेश की खोज की गई थी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आवेश की खोज करने वाले, ये एक अर्थशास्त्री थे, वैज्ञानिक तो नहीं कह सकते हम इनको। ठीक है, तो उनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस, जिनके द्वारा आवेश चार्ज की खोज की गई थी। ये कब की गई थी, इसकी संकल्पना हमें, मतलब इसके बारे में हमें अध्ययन ठीक से नहीं करने को मिला है कि कब की गई थी। ठीक है, किताबों में भी नहीं बताया गया है, लेकिन बताया गया है कि चार्ज की खोज करने वाले वैज्ञानिक का या अर्थशास्त्री हम इसको कह सकते हैं, इनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। अब देखिए, अब चार्ज है क्या, आवेश है क्या, तो हम कहेंगे आवेश के बारे में, ठीक है, कि आवेश किसी पदार्थ का, लिखिएगा अपनी कॉपी में सब लोग लिखिएगा जल्दी से। अब अच्छा, पहले इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हाँ, थेल्स ऑफ मिलेटस ने क्या किया था कि किस तरह से चार्ज को मतलब चार्ज की खोज की, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। अच्छा, आप प्राचीन काल में आपने सुना था कि जो जनजाति लोग होते हैं, जो इस तरह से रहते हैं ना, जंगलों में जो रहते हैं, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि आदि मानव, ह्यूमंस, होमोसेपियंस जिसको हम बोलते हैं, आदि मानव की खोज जो है मतलब अफ्रीका के जंगलों में सर्वप्रथम देखा गया था, और उन्हीं के थ्रू जो है आग की खोज की गई थी। और ये कब किया गया था, दो पत्थरों को रगड़ने से जो है एक चिंगारी उत्पन्न हुई थी और वहाँ से आग निकला था। ठीक है, आग, लेकिन हमें आवेश चाहिए। तो आवेश में क्या हुआ था ना कि ये जो वैज्ञानिक है थेल्स ऑफ मिलेटस, हम इनके बारे में आते हैं, वो तो खैर हमने पीछे वो आदि मानव के ऊपर चले गए थे, लेकिन हमें आग नहीं, हमें आवेश के बारे में जानना है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस, इनको आप अर्थशास्त्री भी कह सकते हो। इन्होंने क्या किया ना कि जानवर की खाल, ठीक है, जानवर की खाल और पत्थर, जो नग होते हैं ना, बहुमूल्य पत्थर, ठीक है, जानवर की खाल और पत्थरों को, ठीक है, जानवर की खाल और पत्थरों को, जानवर की खाल में क्या नाम था जी, एक सेकंड देखते हैं, थोड़ा सा नाम था, एक सेकंड, जानवर की खाल, खैर छोड़िए, नाम नहीं पता ठीक से। ठीक है, कोई जानवर था, उसकी खाल और पत्थर को जो है ना उन्होंने एक साथ रगड़ा, और रगड़ने से क्या पता चला कि वहाँ से जो है वो चार्ज उत्पन्न हुआ, आवेश निकला। ठीक है, तो यहाँ इनके द्वारा, थेल्स ऑफ मिलेटस के द्वारा आवेश की खोज की गई थी। ये माना गया है, वैज्ञानिकों का कहना है कि थेल्स ऑफ मिलेटस के द्वारा वैज्ञानिकों की खोज, आवेश की खोज की गई थी। और कैसे कैसे खोज किया गया था, जानवर की खाल और बहुमूल्य नगों या पत्थरों को आपस में जब रगड़ा गया था तो वहाँ से आवेश की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, अब सवाल है कि सर अब बता भी दीजिए चार्ज कहते किसको हैं। नहीं तो कहेंगे आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। लिखो अपनी कॉपी में, नोट करो, जल्दी से कॉपी में नोट करिएगा सब लोग। ठीक है, प्रतिदिन हम आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फिलहाल आप अपनी कॉपी में नोट करिए कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। ठीक है, या आप, हाँ ठीक है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। यानी चार्ज जो है वो विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, और कौन सा जी, चुंबकीय क्षेत्र। आवेश जो है वो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न कर सकता है या अनुभव कर सकता है, आवेश कहलाता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, जल्दी से लिखिएगा अपनी कॉपी में। यहां तक क्लियर है? सब लोग जल्दी से बताएंगे। अब देखिए, यहां तक क्लियर है? अब
ये टॉपिक तो क्लियर हो गया हमारा कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस कारण से वह विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। अब कभी आपने देखा होगा कि जैसे अगर कोई बॉल, ठीक है, कोई बॉल, ये देखिए विद्युतीय और एक सेकंड सही है ना जी, हाँ, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र, तो ये आपने देखा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है आवेश। उसके बाद आपने कभी इस तरह से अनुभव किया कि अगर कोई बॉल या कोई एक स्केच है, अगर हम इसको ऐसे नीचे छोड़ दें तो नीचे गिर जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? ये एक बॉल, ये एक स्केच है, अगर हम इसको ऐसे छोड़ते तो वो हमारे हाथ में आ जाता है, तो ये हाथ में क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो बचपन में हमने पढ़ा था कि सर वो ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आवेश के बाद वो छोटा सा एक टॉपिक है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, पृथ्वी में खुद का एक अपने आप में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए मास, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, ठीक है। यानी अगर मास है, ठीक है, अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कार्य करेगा, और अगर उसके अंदर मास नहीं है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? यानी अगर माना जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जैसे मानकर चलिए कि अगर ये 100 ग्राम का है तो स्पीड में गिरा, अगर ये 500 ग्राम करता तो और भी स्पीड में गिरता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो आपका विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय बल है, इसके लिए कोई मास की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इधर हम लोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का? सब लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा जी। एक हेडिंग बनाइएगा आप लोग, टॉपिक है कि आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, ठीक है। इसको आप हेडिंग बनाइए, आवेश की संकल्पना। इसको हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है। जैसे अगर हम दो चीज़ें लेते हैं, एक हम लेते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम का कितना होता है जी? 11 होता है ना। तो अगर हम इसको इस तरह से करें, 11 होता है तो 2 8 1 ऐसे ही होता है ना जी, केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने। तो वाहितम, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम Na, ठीक है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, जिसको हम 2 8 और 1 लिखते हैं। और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आप बताइए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन वाहितम कक्षा में 2 8, अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वैसी स्थिति में क्या करेगा? या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा, या तो जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण कर लेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। तो आप बताइए कि सुविधा किस में है? सुविधा इसी में है कि ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, ठीक है। तो देखिए 2 8 1 है, तो वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन का जो है वो त्याग कर देगा। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ना, तो त्याग करने से, ठीक है, त्याग करने से परमाणु जो होता है वो क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है, ठीक है। परमाणु क्या हो जाता है जी? धनावेशित हो जाता है। इस कारण से सोडियम पर जो है वो कौन सा चार्ज लगेगा? पॉजिटिव चार्ज लगेगा। समझो इस चीज़ को। अगर आप इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं तो आप जो है परमाणु जो है वो धनावेशित हो जाता है। और धनावेशित यानी उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा बाबू नुन्नू? पॉजिटिव चार्ज लगेगा। कौन सा चार्ज लगेगा? पॉजिटिव चार्ज लगेगा। अब एक एग्जांपल और हम लेते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले ले क्लोरीन,
क्लोरीन को हम परमाणु संख्या होता है 17, तो 2 8 2 8 2 10 7, ठीक है। तो 2 8, अब 7 बच रहा था तो 17, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अभी इसके पास फिलहाल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 तो दान नहीं कर सकता है, तो ऐसा करेगा कि एक जो है वो ग्रहण कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण कर लेगा। इस कारण से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका अष्टक इस तरह से हो जाएगा 2 8 8, इसका क्या हो गया था जी, इसका हो गया था जब ये त्याग कर दिया तो 2 और 8 हो गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा, पॉजिटिव। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज लगता है, और अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है। तो अभी क्लोरीन का 17 था तो 2 8 7, ये आवेश की संकल्पना हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, और किस तरह से त्याग करेगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर, किस तरह से वो ग्रहण करेगा तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की संकल्पना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल, ठीक है। तो 2 8 8 हो गया, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इस कारण से ग्रहण करने से इसका अष्टक पूरा हो तो गया, लेकिन इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज लग गया जी, निगेटिव चार्ज लग गया। इसको अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करो, इसके ऊपर कौन सा चार्ज लग गया, निगेटिव चार्ज लग गया, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी से नोट करिए अपनी कॉपी में, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ये बहुत ही लेवल वाला, ये ग्रेविटी आप समझ गए ना, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस क्यों किया, इसलिए हमने इसके लिए थोड़ा सा इस पर डिस्कस किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल तभी लगेगा जब उस वस्तु में द्रव्यमान हो। अगर आप रुई को ऐसे नीचे गिराइए ना तो धीरे 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 धीरे, अगर आप मोर के पंख को गिराइए धीरे 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 नीचे गिरेगा। तो इस कारण ये फिक्स हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल तभी लगेगा जब वस्तु में द्रव्यमान हो, और जिस वस्तु में द्रव्यमान जितना अधिक रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना अधिक और उतना भव्य तरीके से काम करेगा, मतलब उतना फास्टली लगेगा, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में नोट करिए जल्दी से। चलिए कुछ कॉपी में नोट करिए, उसके बाद लिखिए, तो जरा हम लिखा रहे हैं 2-4 लाइन लिखिएगा सब लोग, ठीक है। बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट, एक नए तरीके से हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, लिखाएंगे भी आराम से, समय जो लगे, लेकिन एक लेवल की ओर हम लोग फिजिक्स को ले चलेंगे। लिखिएगा कि कोई परमाणु आवेशित तब होता है, लिखना बिल्कुल है, अगर आप हमारी वीडियो दिल से पढ़ रहे हो तो लिखना जरूर, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक हम आपको 12th फिजिक्स का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहीं से हमारी शुरुआत होती है फिजिक्स का। मैंने बोला कि लेसन 8 तक हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट ओनली ऑन चार्ज, आवेश पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिखिएगा कि कोई परमाणु आवेशित तब होता है, लिखना जरूर, ठीक है, जब वह या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। लिखिएगा कोई परमाणु आवेशित तब होता है जब या तो वह, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की संकल्पना, ठीक है। कोई परमाणु आवेशित तब होता है जब या तो वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या तो वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। क्लियर है। दूसरा लाइन लिखिएगा कि अगर कोई परमाणु, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, अगर कोई परमाणु, एकदम लाइन बाय लाइन लिखना आप लोग, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो वैसी स्थिति में, अभी इसको थोड़ा सा और समझाएंगे, तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वैसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और परमाणु धनावेशित हो जाता है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो वैसी स्थिति में ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और परमाणु धनावेशित हो जाता है। फिर दूसरा लाइन लिखिएगा कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो वैसी स्थिति में उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है
वैसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और उस पर और परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, जैसे सोडियम में अगर ये 11 है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है और प्रोटॉन भी 11 होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। समझो इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन भी पहले 11 था, प्रोटॉन भी पहले 11 था, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑलवेज हमेशा चार्ज क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और प्रोटॉन के ऊपर हमेशा चार्ज क्या रहेगा, प्लस का रहेगा बाबू। अब देखो कैसे कैसे समझो इस चीज़ को कि अगर इस तरह से है, अब इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होता है स्टार्टिंग में, बाद में वो त्याग करे ग्रहण करे बात की बात है। तो ये पहले की बात है, और अब जो क्या हो गया, अब जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो वैसी स्थिति में अब जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो 10 हो गया, लेकिन प्रोटॉन जो है वो 11 रहा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज लगता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज लगता है, ठीक है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 11 था, प्रोटॉन भी 11 था। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है, लेकिन इसने एक त्याग कर दिया, तो अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन 10 और इसके ऊपर तो प्रोटॉन 11 था, तो अभी भी 11 है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोरीन में, ठीक है, पहले की बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन 17 था, सॉरी, क्योंकि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, और प्रोटॉन भी जो है वो 17 ही था, लेकिन अब जो है इसने एक ग्रहण कर लिया, तो अब जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा 18 हो गया, और प्रोटॉन जो है वो हमारा 17 ही रहा, ठीक है। ये सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अपने माइंड में लिख लो जल्दी से, फटाक फटाक इसको नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से। इतना दिख रहा होगा बिल्कुल आप लोग को अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो सब लोग, लाइव चैट में कमेंट कर दो जी सब लोग, जल्दी से। आ रहा है समझ में? समझ रहे? त्याग करेगा धनावेश, ग्रहण करेगा ऋणावेश, ठीक है। अब देखो आवेश की संकल्पना में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। थोड़ा सा और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट देना है आपको, बिल्कुल अच्छा वाला। उधर आप उतारिए, तब तक हम इधर बताते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कुछ हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर लेकर कि किस तरह से धनावेशित होता है, किस तरह से ऋणावेशित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आवेश की संकल्पना में अभी हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे कि सही में ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये पेचीदा लगेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रयोग देखिएगा हमारा कि किस तरह से हम इसके बारे में प्रयोग करते हैं, ठीक है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आप लोग को। तो प्रयोग में हम पहले क्या करेंगे ना, एक सेकेंड, हाँ जी, पहले क्या करेंगे, और यहां पर लिख देंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार, ठीक है, आवेश के प्रकार, ठीक है। तो आपको भी पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, नहीं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, एक धनावेश जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है, एक है ऋणावेश जिसको हम कहते हैं बाबू निगेटिव, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखिए किस तरह से बाद में हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, वो कैसे प्लस प्लस कैसे अट्रैक्ट नहीं करते हैं, माइनस प्लस कैसे आपस में अट्रैक्ट करता है, वो चीज़ हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। पहले यहाँ पर हमने क्या लिखा है, प्रयोग लिखा है, तो पहले प्रयोग के बारे में थोड़ा सा करके देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि कैसे ये आपस में किस तरह से ये अट्रैक्ट करता है, नहीं करता है। तो एक जो है ना, पहले हम क्या लेंगे कि
फर्स्ट प्रयोग में हम लेंगे कि कांच की छड़ लेंगे, ठीक है, कांच की छड़ लेंगे, कांच की छड़ लेंगे और प्लस साथ में क्या लेंगे, सिल्क कपड़ा लेंगे, ठीक है जी। कांच की छड़ लेंगे और साथ में क्या लेंगे, सिल्क कपड़ा लेंगे और दोनों को बीच में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, रगड़ेंगे। तो रगड़ने पर क्या देखेंगे हम कि ये जो कांच की छड़ है, ठीक है, कांच की छड़ को, अब पहले अच्छे से समझना, टाइम यहाँ पर लगेगा, जिसके माइंड में जो बच्चा बिल्कुल जिसका ध्यान यहाँ पे नहीं है उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक हमने रखा कांच की छड़ और ये सिल्क कपड़ा हमने रखा, ठीक है। अब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़ों के साथ रगड़ने पर देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कांच की छड़ है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, सिल्क कपड़े से रगड़कर, और उसके बाद एक पेपर के पास लेकर गए। पेपर होता है ना, पेपर का छोटा छोटा कटिंग, छोटा 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 कड़ी, इस तरह से मानकर चलिए, ठीक है, कि पेपर के छोटे छोटे कटिंग्स के पास हम यहाँ पर ले गए, इसको पास ले गए या पेपर को ही पास लेकर आए। तो हमने क्या देखा, एक कांच की छड़ है और एक सिल्क कपड़ा है, इसको जो है हमने कस के रगड़ा, आपस में रगड़ने पर दोनों को पास ले गए पेपर के पास, मतलब इस कांच की छड़ को पेपर के पास ले गए। ये बालों में आपने कभी देखा है कि बालों में कंघी करने से, अगर वो कंघी, जैसे अगर आपको घर पे एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं आपको सिंपल सा एक प्रयोग देता हूँ, आप इसको नहीं भी करोगे, मेरा प्रयोग सुनो। आप अपना एक कंघी उठाओ, उसको पहले 5 मिनट अपने बाल उसको झाड़ लो, ठीक है, उसके बाद उस कंघी को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाओ। आप ऐसा महसूस करोगे और देखोगे भी कि कागज़ का टुकड़ा कंघी में सटा हुआ रहे, चाहे वो आपके कंघी में ऑयल हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको 5 मिनट तक करो, कंघा करो, उसके बाद सटाओ, वो आपस में सटेगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन है, ठीक है, असमान ध्रुवों के बीच। तो देखो, कांच की छड़ और सिल्क कपड़ा को अगर हम रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद इस कांच की छड़ को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास ले गए, तो हमने क्या देखा कि कांच का टुकड़ा जो है ये ऊपर, सॉरी कांच का टुकड़ा नहीं दी, कागज़ का टुकड़ा है ये, ठीक है, ये क्या है, ये कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, कागज़ का टुकड़ा है। कांच की छड़ को सिल्क कपड़ा से रगड़ने पर, कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाने के पर हमने क्या देखा कि कागज़ के टुकड़े ऊपर उठने लगे और इसमें से जो है ये सटने लगे, बिल्कुल, ठीक है। तो एक प्रयोग हमने ये देखा। फिर हमने क्या कर दिया, फिर से एक बार कांच की छड़ ली, ठीक है, दोबारा कांच की छड़ ली, इसको हम ऐसे कर दें, KC कांच की छड़ 1 और प्लस सिल्क, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम क्या करेंगे कि KC2 कांच की छड़ का दूसरा और प्लस सिल्क, ठीक है, और बीच में इसको हमने रगड़ा और रगड़ने पर क्या हुआ कि फिर रगड़ने पर कांच की छड़ को सिल्क कपड़ा से रगड़ने पर हमने फिर से देखा कि ये जो है ये फिर से, मतलब सॉरी, पहले कागज़ के टुकड़ों के पास हम लेकर गए, छोटे छोटे टुकड़ों के पास, ठीक है। तो हमने देखा, ठीक है, हमने देखा कि ये फिर से वही काम हो रहा है, ठीक है, मतलब 2 एक्सपेरिमेंट हमने करा और दोनों है, कागज़ का टुकड़ा जो है वो किधर जाने लगा, ऊपर की ओर जाने लगा, ऊपर की ओर जाने लगा, या कहिए सटने लगा, ठीक है। ये हो गया एक एक्सपेरिमेंट। इधर पूरा मिटाएंगे, 5 मिनट आपको समझ में लगेगा, ये 10 मिनट, ठीक है। अब जो है, अब हमने क्या कर दिया कि तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने क्या कर दिया कि प्लास्टिक की छड़ ली, प्लास्टिक की छड़ ली, प्लास्टिक का छड़ होता है ना, और प्लस उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा, और रगड़ने के बाद फिर से वही कागज़ के टुकड़ों के पास हम लेकर गए, ठीक है, कागज़ के टुकड़ों के पास इस रेशम की, सॉरी, अब ये प्लास्टिक का छड़ हो गया, अब इसको लेकर गए तो हमने फिर से क्या देखा कि कागज़ का टुकड़ा फिर से जो है वो इसमें आकर चिपकने लगा। एक एक्सपेरिमेंट। चौथा एक्सपेरिमेंट फिर से हमने किया, मुझे लगा चलो एक बार और करते हैं। फिर से हमने क्या कर दिया कि प्लास्टिक की छड़ को और प्लस रेशम के कपड़े से रगड़कर, ठीक है, रगड़कर फिर से ले गए, तो फिर से वही प्रक्रिया हुआ कि कांच की छड़, सॉरी, प्लास्टिक की जो छड़ है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर ये ऊपर में सटने लगा और यहाँ पर भी सटने लगा। इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बस इसको मिटा के उसके बाद फिर उधर, अभी तो मेन एक्सपेरिमेंट बाकी है हमारा, ठीक है। ये यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक। ये हो गया। चल अभी मेन जो है ना कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पर आपको करेंगे हम क्लियर।
2 मिनट में एकदम बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा जी। थोड़ा सा बोर्ड का इशू है, रुकिएगा। इधर आप लोग नोट करो तब तक, ठीक है। इधर आप लोग नोट करिए, एक बार फीडबैक दीजिएगा बिल्कुल कि कॉन्सेप्ट मज़ा आया नहीं फिजिक्स पढ़ के आज, ठीक है। चलिए, चलिए यहाँ तक हो गया। अब जो है ये 3 एक्सपेरिमेंट 4 एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम लोग फाइनल एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। फाइनल एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे कि पहला कांच की छड़ यानी Kc1 और प्लस Kc2 को, एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ जी। पहले कांच की छड़ और दूसरे कांच की छड़ को एक साथ इस बार अब ले गए, ठीक है। इस बार दोनों को एक साथ ले गए और दोनों को हमने क्या कर दिया, रेशम के कपड़े से रगड़ा, ठीक है। रेशम के कपड़े से रगड़ा और रगड़ने के बाद क्या हुआ, मतलब इस तरह का इंटरफेस बनेगा ना, क्योंकि इस बार तो 2 छड़ है, एक K1 है, Kc1 यानी कांच की पहली छड़, और ये जो होगा ये हमारा Kc2 कांच की दूसरी छड़, ठीक है। और इस बार जो है, इस बार फिर से यहाँ पर ले गए, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों के पास हम ले गए, तो हमने फिर से देखा कि ये जो है फिर से आकर्षित कर रहा है, फिर से जो है बिल्कुल चिपक गया, और चिपका इससे भी ज़्यादा, मतलब ये जो चिपक रहा था ना, इससे भी कई गुना ज़्यादा जोर से वहाँ वो चिपका है, ठीक है। यानी ये आपस में चिपक गए। अभी 2 एक्सपेरिमेंट और छोटे छोटे बाकी हैं। अब देखिएगा कि अब ये प्लास्टिक वाले पर करेंगे, ठीक है। P1 प्लस P2, ठीक है। और इसको हमने क्या चीज़ से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा, ठीक है। और रगड़ने के बाद, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस बना, ये ऐसे गया और ये साथ में, ठीक है। और ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले गए, तो फिर हमने देखा कि ये फिर से चिपक गया, ठीक है। अब देखिए कि अगर हम इस पर मान कर चलते हैं कि कांच की छड़ जो होती है ना, ये कांच की छड़ पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्लास्टिक के छड़ पे हमेशा क्या होता है, निगेटिव चार्ज रहता है। अगर मान कर चलिए कि कांच की छड़ पे चार्ज कितना है, +2 है, मान कर चलते हैं अपने मन से, कुछ भी ले सकते हैं। प्लास्टिक की छड़ पर आवेश कितना है, -2, क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो कांच की छड़ पे +2 चार्ज है और ये सिल्क कपड़े से हमने रगड़ा, ठीक है। तो रगड़ने पर जो अट्रैक्शन पावर आया वो +2 आया, यहाँ भी +2, यहाँ -2, यहाँ -2। लेकिन देखिए यहाँ क्या कर दिया हमने, Kc1 पे कितना चार्ज है जी, +2, और Kc2 पर भी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर भी +2 चार्ज होगा, तो यहाँ पर भी +2 चार्ज हुआ नहीं। तो Kc1 यानी कांच की पहली छड़ पे भी हमने पॉजिटिव बोला, दूसरे छड़ पे भी हमने पॉजिटिव बोला, तो +2 चार्ज और रगड़ा, तो ये यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, आवेश कितना हो गया, +4 हो गया। 2 + 2 4, यानी पहले 2 लग रहा था, बाद में भी 2 लग रहा था, अब जो है वो चार्ज लगने लगा। अब यहाँ देखिए, और आपको तो पता है, ठीक है, कि चार्ज जो है वो अपनी वस्तु को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे अगर कोई वस्तु के ऊपर 0 चार्ज है, फिर भी बस मतलब वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है ना जी, आकर्षित कर सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो P1 पे -2 और यहाँ पर भी -2, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस, यानी इस पर जो चार्ज होगा निगेटिव, लेकिन चार्ज तो अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अपनी ओर आकर्षित करेगा ही करेगा। ये आपने पढ़ा है कि चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, ठीक है। चार्ज जो है, आवेश जो है वो अपनी ओर आपको आकर्षित करेगा, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो यहाँ क्लियर, तो -4। लेकिन अब एक ये पहला एक्सपेरिमेंट था, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था। अगर अब तीसरा एक्सपेरिमेंट करें कि पहला कांच का छड़ लेकर आ जाए और दूसरा जो है वो प्लास्टिक की छड़ को लेकर आए और इन दोनों को रेशम के कपड़े से रगड़े, ठीक है, रेशम के कपड़े से रगड़ने से, तो अब देखिए क्या होगा। ऐसी स्थिति में अगर हम
ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा कागज़ का। तो ये जो है ना, हम क्या देखेंगे कि ऐसी स्थिति में कि एक कांच की छड़ रहेगा, एक रेशम का छड़ रहेगा, अगर उन दोनों को यहाँ पर आकर रगड़ते हैं तो वैसी स्थिति में हम देखेंगे कि कागज़ का जो टुकड़ा है वो जो है ना, ये इस छड़ में आकर्षित ना होकर बिल्कुल यहीं पे बैठा हुआ, नीचे बैठा हुआ रह जाएगा, आकर्षित नहीं करेगा, मतलब चिपकेगा नहीं। तो सवाल है क्यों? क्योंकि इस पे +2 चार्ज और इस पे -2 चार्ज, प्लस माइनस माइनस ये आपस में कट जाएंगे, तो अट्रैक्शन पावर कितना हो जाएगा? 0। इसका अट्रैक्शन पावर +4, इसका -4, तो प्लस में हो या माइनस में अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा। और इसका 0, न्यूट्रल एकदम बिल्कुल, तो ये बिल्कुल चिपका नहीं, ये नीचे रह गया। तो ये हमारा है आवेश की संकल्पना और इसके कुछ प्रयोग, ठीक है। आई थिंक समझ में तो बिल्कुल आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो चला लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। थोड़ा सा होता है। और हाँ, एक सवाल है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव सर बोलते रहते हैं, कौन ऐसा वैज्ञानिक, जरा नाम तो बताइए, कहाँ से ये लेकर आया है पॉजिटिव निगेटिव? तो ये, ठीक है, आवेश पॉजिटिव और निगेटिव होता है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है जी। चार्ज जो है, सॉरी रुकिएगा, ठीक है बाबू, एक सेकंड, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलो, इसकी ये प्रश्न पूछेगा कि आवेश जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है, इसकी खोज या इसकी संकल्पना किसने दी? तो इस वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए कुछ और टॉपिक हम लोग करते हैं, 5 मिनट और कवर, ठीक है, ताकि आज काफ़ी बड़े एरिया को हम चार्ज, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के काफ़ी बड़े एरिया को हम कवर कर दें। मिटा दूँ मैं इसे? अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं, 5 मिनट हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लाइन आपको 5-6 लिखा देंगे, वो भी आपको पूछेगा, कहीं कहीं पूछता है एग्जाम वगैरह में कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर कितना होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर तो आपको पता ही है 0 रहेगा, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। चलिए, तो अब हम लोग हेडिंग बनाते हैं बाबू, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। बनाऊं मैं? टाइप्स ऑफ चार्ज। आपको पता है आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, तो हम लिखेंगे 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव यानी प्लस का साइन, निगेटिव यानी माइनस का साइन। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि समान ध्रुवों के बीच, ठीक है, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, ठीक है, यानी चार्ज के, आवेश के समान ध्रुवों के बीच, आवेश के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है जी? प्रतिकर्षण होता है। समान है ना जी, समान ध्रुवों के प्रतिकर्षण, हाँ ठीक है, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण कैसे? मानकर चलिए एक पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। एक सेकंड, गलत लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो है वो प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण होगा, सॉरी, ठीक है। प्लस प्लस, अगर माइनस और माइनस भी रहे तब भी सेम प्रतिकर्षण होगा। लेकिन आवेश के असमान ध्रुवों के बीच, ये तो आपको भी पता है, ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है जी, ये आकर्षित करेगा, ठीक है। कैसे? अगर असमान ध्रुव यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, तो ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा,
ठीक है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, सेम बात हुआ, ये भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको पूछेगा, ठीक है, कि चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और समान ध्रुवों के बीच असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ये जो प्रयोग कर रहे थे ये इसी से आधारित था थोड़ा थोड़ा, ठीक है।